चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है। वो मालदीव्स में अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास करता है। भारत हमेशा से मालदीव्स में चीन के प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें करता है, प्रयास करता रहता है। खाड़ी के देशों से तेल यहीं से होकर गुजरता है। एक बार फिर से मैप दिखा दीजिए। खाड़ी के देशों के लिए जो तेल है वो यहीं से होकर गुजरता है। चीन इसे भी सुरक्षित करना चाहता है। इसी वजह से चीन ने मालदीव्स में खूब निवेश किया। एक तरह से इतना कर्ज दे दिया कि मालदीव्स चीन का गुलाम हो जाए। मालदीव्स ने चीन से बड़ा कर्ज लिया है। राजधानी माले को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाला पुल भी चीन के निवेश से बना है। 2016 में मालदीव्स ने चीन को अपना एक द्वीप महज $40 लाख में 50 सालों के लिए लीज पर दिया था। मालदीव्स ने चीन के वन बेल्ट वन रोड योजना का भी खुलकर समर्थन किया। माना जाता है कि मालदीव्स पर चीन का करीब $1 बिलियन का कर्ज है, जो चीन ने वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में लगाए हैं। अब देखिए, हालांकि भारत की तरफ से भी मालदीव्स को मदद दी जाती रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने $2 अरब से अधिक के कर्ज और सहायता की पेशकश कर चीनी निवेश की बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन भारत की इन कोशिशों को संदेह के तौर पर देखा गया। 2023 में जब मोहम्मद मोइज़ू चुनाव लड़ रहे थे तो वहां इंडिया आउट कैंपेन ही उनका थीम था। इसी के सहारे उन्होंने भारत के खिलाफ माहौल बनाया। ये देखिए आप, उस वक्त की तस्वीरें हैं ये। इंडिया आउट उनका कैंपेन था। इसी कैंपेन पर उन्होंने चुनावी माहौल बनाया, चुनाव जीता, फिर भारत की मुखालफत भी की। भारत के लिए दिक्कत यह थी कि भारत का मालदीव्स में बहुत सा निवेश था। चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए मालदीव्स पर नजर रख रहा था, क्योंकि अगर वो मालदीव्स में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बना पाता है तो पाकिस्तान के ग्वादर के बाद हिंद महासागर में उसके पास ये दूसरा अड्डा होगा। उसकी यही कोशिश थी, जिसे भारत ने धीरे धीरे करके विफल कर दिया। लेकिन भारत ने ये कैसे किया, ये जानना बहुत जरूरी है। अचानक से हुआ नहीं है, इसमें वक्त लगा। लेकिन ऐसा हो गया कि मालदीव्स ने चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हुआ और भारत का प्रभाव शुरू हुआ। इन जनवरी 2024 में मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ पोस्ट करने शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों के देशों, जो दोनों ही देश हैं, उनके बीच के डिप्लोमेटिक रिश्ते जो हैं उनमें एक दरार आ गई, एक टेंशन बढ़ गई। यह आपत्तिजनक पोस्ट थी, लेकिन भारत ने सब्र से काम लिया। 2024 में मोदी जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो शपथ ग्रहण में मालदीव्स के राष्ट्रपति यही मोहम्मद मोइज़ू को भी बुलाया गया। इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। कोशिश यही थी कि भारत मालदीव्स के रिश्तों की कड़वाहट को कम किया जाए। स्ट्रेटेजिक रूप से मालदीव्स हमारे काम का है। अब देखिए, तब जाकर यह पता चला था कि जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने पर विचार हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही मालदीव्स के राष्ट्रपति को बुलाए जाने पर तुरंत मुहर लगाई। तब मोदी ने एक बड़े देश के बड़प्पन का हवाला देकर मोइज़ू को बुलाया। राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रिभोज में उन्हें अपने ठीक पास की कुर्सी पर बिठाया। इसी के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली है। वापस माले जाकर मोइज़ू को भी यह समझ में आया होगा कि भारत का विरोध उन्होंने गलत ही किया और अपनी गलती का उन्हें एहसास हुआ। भारत के साथ अब मालदीव्स के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। अब मालदीव्स ने मोदी को मुख्य अतिथि बनाकर मालदीव्स बुलाया है, और वो भी अपने स्वतंत्रता दिवस पर, 60वें स्वतंत्रता दिवस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तीसरी मालदीव्स यात्रा है। राष्ट्रपति मोइज़ू के कार्यकाल में किसी राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव्स के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष भारत और मालदीव्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ भी है। पीएम मोदी ने इस दौरे से पहले कहा है कि मैं राष्ट्रपति मोइज़ू और मालदीव के अन्य नेताओं के साथ बैठकों के लिए उत्सुक हूं, ताकि अक्टूबर 2024 में अपनाए गए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सके। ये यात्रा भारत की पड़ोसी पहले नीति और विजन महासागर के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, समृद्धि, स्थिरता के लिए सहयोग को मजबूत करेगी। कोविड के बाद मालदीव्स बर्बाद होने की कगार पर आ गया था। अगर भारत ने मदद ना की होती तो मालदीव्स की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती, और यह बात खुद मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कही है।
एक इंटरव्यू में मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि उनके देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अगर भारत ने समय पर मदद ना की होती तो मालदीव डिफॉल्ट कर जाता। 2022-23 में पर्यटन ठप होने से मालदीव्स गहरे आर्थिक संकट में चला गया था। उस पर विदेशी कर्ज बढ़ गया था, डॉलर की भारी कमी हो गई थी। भारत ने अनाज, ईंधन सप्लाई और क्रेडिट लाइन देकर मालदीव्स को डिफॉल्ट होने से बचाया था। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है और दोगुना करके 120 अरब डॉलर करना है। अग्रीमेंट साइन होने के बाद भारत के लेदर, खासतौर पर जो चमड़े से जुड़ा हुआ व्यापार है, लेदर, फुटवेयर, जूते वगैरह, टेक्सटाइल, कपड़े का, खिलौने का, जेम्स एंड ज्वेलरी, मतलब जो गहने हैं, जैसे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बहुत कारीगरी का काम होता है, उन पर यूके में एक्सपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। वहीं ब्रिटिश विस्की कार जो है, चाहे विस्की हो, कार हो, ऐसे प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते हो जाएंगे। डील के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। इस वक्त भारत और यूके के बीच कुल व्यापार 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार है, जिसमें से भारत का निर्यात लगभग 3.25 लाख करोड़ है और यूके का निर्यात 1.85 करोड़ रुपए है। अब देखिए, हालांकि ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों की कंपनियों को बहुत फायदा होगा। उनका भी सामान भारत में सस्ता होगा, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। वो जाने नमाज पढ़ा उन्होंने क्या किया, पूजा किया उन्होंने क्या किया, ये वो जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनकी कभी वापसी होने नहीं देगी। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अखिलेश यादव ने वाकई इस मुद्दे पर बहुत ही अच्छी बात कही। आस्था को जोड़ने का काम ही करना चाहिए, तोड़ने का नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं से जनता ये जानना चाहती है कि मंदिर में जाने के बाद उन्हें इस तरह के विचार क्यों नहीं आते। अखिलेश यादव ने अपनी मस्जिद यात्रा को लेकर बहुत अच्छी बात कही है। क्या वो बता सकते हैं कि आज सावन की शिवरात्रि के दिन वो अपने सांसदों के साथ क्या मंदिर भी गए थे? क्या उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित करके जोड़ने वाली आस्था का प्रमाण दिया? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत से लोग पूछ रहे हैं और इसीलिए हम सामने रख रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी के नेता मस्जिद में जोड़ने वाली आस्था देख रहे हैं, उस पार्टी के नेता सावन में होने वाली हिंदू धार्मिक यात्रा को लेकर कई विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से, अगर आपको याद हो, तो एक अलग कांवड़ यात्रा निकाली गई थी, जिसमें वो पीडीए यात्रा उसे कह रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार बता चुके हैं। समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेता उन्हें गुंडा, मवाली कह चुके हैं। यही नहीं, एक नेता ने तो कांवड़ियों की तुलना आतंकियों से भी कर दी थी। इसके अंदर आकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, टेम्पो तोड़ रहे हैं, सरकारी बस को तोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो इबादत इंसान कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, वो सरकारी मेहमान नहीं है। वो अपने आप को सरकारी मेहमान ना समझे। अगर डीजीपी उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं तो ये ना समझे कि वो कुछ भी कर लेंगे और उनके ऊपर कोई कानून का शिकंजा नहीं कसा जाएगा। कांवड़िए जो हैं वो गुंडा ही कर रहे हैं। आप देखिए टेलीविजन पे, हम देखते हैं टीवी पे, कोई किसी को, बच्चों के कॉलेज की वैन जा रही है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसी महिला को पकड़कर उसको खींच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पर टक्कर अगर किसी की लग गई तो उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर अंकुश लगाएं। ये सब लोग अच्छे पर्पस के लिए जाते हैं। इसमें जो कोई भी इस तरह की उड़दन करता है, बदमाशी करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ताओं को यह भी बताना चाहिए कि विवादित बयानों के बाद इन नेताओं पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, और अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या इन नेताओं को हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ ना करने की हिदायत दी गई। न जाने क्यों हमारे देश के नेताओं को लगता है कि जनता की याददाश्त कमजोर है। सच यह है कि जनता कुछ नहीं भूलती। सोशल मीडिया पर लोगों ने अखिलेश यादव को कुछ घटनाएं और उनके कुछ बयान याद दिलाए हैं।
लोगों को याद है कि 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तब अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी ने इससे दूरी बना ली थी। क्या श्री राम मंदिर का ये धार्मिक कार्यक्रम जोड़ने वाली आस्था का कार्यक्रम नहीं था? मस्जिद में पार्टी की बैठक को आस्था से जोड़कर दूरियां मिटाने वाला कदम बताया है। लेकिन इसी समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर ऐतराज जताया था। उन्होंने इस कैबिनेट पर कहा था कि महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जॉइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग ये जरूर जानना चाहते होंगे कि इस्लामिक धार्मिक स्थल मस्जिद में पार्टी के नेताओं की बैठक अगर जोड़ने वाली आस्था है तो महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक तोड़ने वाली आस्था कैसे बन जाती है? जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से अचानक हुआ इस्तीफा पूरे देश की सियासत को मथ रहा है। ऐसा क्या हुआ कि संसद सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में पूरी तरह एक्टिव रहने वाले धनखड़ ने रात 9:30 बजे अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया? संसद के भीतर और बाहर विपक्ष को धनखड़ के इस्तीफे में दाल में काला नजर आ रहा है। लेकिन मैं अब आपको धनखड़ के इस्तीफे के पहले कौन से सियासी घटनाक्रम हुए उसकी एक इनसाइड स्टोरी बताने वाली हूं। संसद के सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आने की तैयारी थी, ये बात सबको पता है। सरकार और विपक्ष दोनों जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का मन बना चुके थे। लेकिन लगता है कि मामला रणनीति को लेकर इस नौबत तक आ पहुंचा कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, संसद सत्र शुरू होने के 4-5 दिन पहले सरकार की ओर से धनखड़ को महाभियोग प्रस्ताव लाने का इरादा बता दिया गया था। सरकार पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहती थी। रविवार को जिस दिन सर्वदलीय बैठक हुई उस दिन भी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की रणनीति बताई थी। पहले लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए सरकार ने लोकसभा के विपक्षी सांसदों समेत एनडीए सांसदों के दस्तखत जुटा लिए थे। जस्टिस वर्मा महाभियोग मामले पर सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही थी क्योंकि यह मसला बहुत संवेदनशील है। इसमें न्यायपालिका और संसद दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। लेकिन जगदीप धनखड़ के कदम सरकार की रणनीति से मेल नहीं खा रहे। अब आपको पता चलेगा कि आखिर उनके बाहर जाने का रास्ता कैसे बना। एक तरफ सरकार जस्टिस वर्मा मामले पर संसद की साझा सहमति का संदेश देना चाहती थी कि दोनों सदनों में सहमति है, तो उधर सूत्रों के मुताबिक रविवार और सोमवार को विपक्ष के नेताओं से धनखड़ की मुलाकात हुई। विपक्ष के नेताओं से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से धनखड़ की मुलाकात हुई है। इसकी जानकारी सरकार को सोमवार सुबह मिल गई थी कि जगदीप धनखड़ कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से मिले हैं। हम अभी नाम नहीं बता रहे। इस बीच सदन में कार्यवाही के दौरान धनखड़ ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि वो महाभियोग पर विपक्ष का वो प्रस्ताव सदन में रखने वाले थे जिसे विपक्ष ने उन्हें सौंपा था। कई दस्तखत वाले विपक्ष के जो ज्ञापन था वो उन्होंने सौंप दिया था धनखड़ साहब को क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिले थे। सोमवार शाम लगभग 4:30 बजे होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अहम बैठक से ऐन पहले मना करने के बावजूद अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने इसकी घोषणा कर दी। अब सोचिए कि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का इस तरह महाभियोग प्रस्ताव की चर्चा करना सरकार के लिए किस तरह की स्थिति ले आया होगा। धनखड़ ने राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव का जिक्र किया। उसके पहले सरकार की ओर से धनखड़ से तालमेल बिठाने की कोशिशें भी हुई थी। सरकार ने जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से 3 बार संपर्क किया। ये देखिए, पहली बार जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू उनसे मिले। बताया गया कि सरकार की मंशा क्या है, लोकसभा राज्यसभा में एक साथ करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। दूसरी बार
रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल यानी संसदीय कार्य मंत्री और कानून मंत्री तीसरी बार अकेले मेघवाल की मुलाकात जगदीप धनखड़ से हुई। इन मुलाकातों में जगदीप धनखड़ को संदेश दिया गया कि महाभियोग प्रस्ताव इंपीचमेंट प्रोसेस पर सत्ता पक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर शामिल होने का इंतजार करें। आप समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने सुबह सुबह विपक्षी सांसदों की पूरी लिस्ट तो हस्ताक्षर वाली इनको सौंप दी थी और ये जल्दबाजी में थे। ऐसे में उनको तीनों ही बैठकों में ये बताया गया कि आप सत्ता पक्ष के भी सांसदों के हस्ताक्षर का इंतजार करें, लेकिन जगदीप धनखड़ की ओर से सरकार को कोई भरोसा नहीं दिया गया। उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। महाभियोग प्रस्ताव पर धनखड़ सरकार के संदेश को अनसुना कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के साथ उनकी तालमेल जोरदार थी। सोमवार दोपहर को उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मुलाकात हुई। विपक्ष के साथ उनकी जस्टिस शेखर यादव महाभियोग मामला उठाने की भी बात हुई थी, जबकि उस मामले में सांसदों के हस्ताक्षरों की पुष्टि हुई भी नहीं थी। अब देखिए, इन सारे घटनाक्रमों के बाद जब मामला बिगड़ गया, तब धनखड़ ने शाम को इस्तीफा देने का दांव चला। सोमवार को सदन की कार्यवाही के बाद बिना पूर्व सूचना के वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां 25 मिनट उन्होंने इंतजार किया और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। ऐसी खबरें भी आई थी कि राष्ट्रपति भवन में भी बहुत हलचल हो गई थी, क्योंकि अचानक पता चला कि उपराष्ट्रपति पहुंच गए। सूत्र बता रहे हैं कि इस्तीफा देने की अगली सुबह तक जगदीप धनखड़ को उम्मीद थी कि सरकार उनसे संपर्क करेगी और मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार को विपक्षी प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद प्रधानमंत्री की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने धनखड़ के व्यवहार पर दुख जताया था। इस बीच धनखड़ के इस्तीफे के पीछे देखिए जो चर्चाएं हो रही हैं, आप देख ही रहे होंगे लगातार, तो उनके इस्तीफे के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश कर रहा विपक्ष साफ कह रहा है कि इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से नहीं हुआ। अब दिलचस्प बात यह है कि पहले इनकी रीढ़ की हड्डी ढूंढते थे, इनकी नकल करते थे, जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते थे, रोज उनके साथ लड़ाइयां करते थे, लेकिन अब जगदीप धनखड़ के लिए वो आंसू बहा रहे। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है। वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयल्टी उनके साथ थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अचानक हुआ, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर हुआ। आपने देखा ही, विपक्ष की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस्तीफा देने के 2 महीने पहले जगदीप धनखड़ बेहद एक्टिव थे। उन्होंने बीते 2 महीनों में 53 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। आप अपनी स्क्रीन पर इस कैलेंडर को देखें कि कैसे उन्होंने पूरे देश में सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इसीलिए विपक्ष धनखड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधने में पीछे नहीं। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की बात पॉलिटिक्स में एक्टिंग है, ये सवाल पॉलिटिक्स की और देश की संसद की तौहीन है। मुझे लगता है हमें इस बात को बड़े गंभीरता से समझना होगा। एक तो देश की संसद तक या फिर किसी भी राजनीतिक दल में एक ऐसी महिला जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं, जिसका कोई ऐसी ना गॉडफादर गॉड मदर है, ना ऐसी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है, ना किसी राजनीतिक परिवार से है जहाँ पर दमखम से कोई पिता या माँ उनके लिए जगह बना दे, तो आसान नहीं होता। और मेरा ये मानना है कि जब आप राजनीति में एक्टिंग है कि नहीं ये सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस संघर्ष को डाइल्यूट कर देते हैं, उस सेवा को डाइल्यूट कर देते हैं। पॉलिटिक्स में आप एक्टिंग कर नहीं सकते, क्योंकि रोज़मर्रा की लोगों की तकलीफ़ों का आपसे समाधान मिले, ऐसे आपसे अपेक्षा होती है। पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज्यादा सवाल आते थे। नहीं, लेकिन वो उचित है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझ जैसा व्यक्ति जो हर मुद्दे पे एक राय रखता है, जो हर मुद्दे पे बोलता है, उससे पूछने में कोई
किसी प्रकार की हानि नहीं है, या आप अगर किसी राजनीतिक मंशा से विशेष रूप से मुझे टारगेट करते हैं तो वो राजनीति का एक नियम है, वो राजनीति का एक स्वभाव है। मैं अगर अबला नारी की तरह बिहेव करने लग जा रहे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इसका मतलब कि मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं हूँ। और अगर देश में कोई भी मुद्दा हो महिलाओं के संदर्भ में मुझसे पूछे भी तो उसमें हर्ज क्या है। आप HRD मिनिस्टर, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, बाल कल्याण, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय सब आपने संभाला है। NCERT की किताबों को लेकर बहुत चर्चा है, आपके वक्त भी कई विवाद हुए थे, लेकिन मुगलों में अकबर को क्रूर शासक बताना विपक्ष को लग रहा है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी सरकार का एजेंडा है। जो करिकुलम बनाते हैं NCERT का आपने इसमें उल्लेख किया, उनके पास पॉलिसी बनने के बाद ये उनके तत्वाधान में है कि वो लोग एक्सपर्ट्स को लेके करिकुलम बनाए। अकबर का क्या इतिहास रहा, वो आप अगर खंडों में सिर्फ उस विषय को प्रेषित करना चाहें जिसमें वाहवाही हो और कुछ कड़वी सच्चाइयाँ ना उसमें सम्मिलित की जाएं, तो ये इतिहास की तौहीन होगी। आप चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चे हों या युवा पीढ़ी हो, वो इतिहास का हर पहलू जाने और उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। करिकुलम कैन नॉट बी डिवॉइड ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। You cannot in some way embellish curriculum for your own political taste. बिहार में जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो रहा है, इसमें दो आरोप लग रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार का राइट हैंड बन गया। ये चुनाव आयोग की तौहीन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर SIR में आप हिंदुओं को सम्मिलित नहीं करते तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लग सकता है। SIR में अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते तो आप पे आरोप मढ़ना जायज़ था, लेकिन यहाँ पर आप आरोप किसी राजनीतिक दल पर नहीं कर रहे हैं। इनका अटैक कंसिस्टेंटली चुनाव आयोग पर रहा है, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है और जिसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्षमता है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख या देश के सम्मुख रख सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? वो तो एविडेंस के आधार पर करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे तोहमत लगाएं, चुनाव आयोग पर तोहमत लगाएं, ये कहाँ तक वाजिब है? पर अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को देश में टारगेट कर रहे हैं। आप अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं देश में तो आप खोजिए, उनको निकालिए, लेकिन ये काम चुनाव आयोग का तो है नहीं। अवैध घुसपैठी के किसी भी धर्म से विशेष उल्लेख तो सरकार नहीं करती। सरकार कहती है अवैध घुसपैठी। अब आप बताइए कहाँ तक उचित है कि आप जो खालिस हिंदुस्तानी हैं उसका पक्ष नहीं ले रहे, आप घुसपैठी से अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। बहुत दिनों से ये चल रहा है और मतलब शिवसेना का एक वक्त पर बहुत राज ठाकरे बहुत अग्रेसिवली इस विषय को उठाते हैं। ये भाषा का जो विवाद है इस देश में, हिंदी बनाम मराठी, हिंदी बनाम दक्षिण की जो तमाम भाषाएं हैं, अब इनका कहना है कि बीजेपी एक साजिश रच रही है, हिंदी को हर जगह एनफोर्स करना चाहती है। मेरा परिवार भिन्न भिन्न प्रदेशों से है, लेकिन मैं हिंदी में वार्ता कर रही हूँ। क्या ये हमारी मजबूरी है? पर मराठी तो ऐसा मानते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है, तो हम 16,000 अलग अलग डायलेक्ट्स में बात करते हैं। आपको शायद झारखंड की वो डायलॉग ना आती हो जो दुमका में इस्तेमाल होती है, आपको शायद सीमांचल की डायलेक्ट ना आती हो, आपको शायद भोजपुरी ना आती हो, आपको बांग्ला नहीं आती हो, तो क्या आप का स्तर एज अ सिटीजन कम हो जाता है? क्या आपके अधिकार कम हो जाते हैं?